भारत चीन के बीच एलएसी पर सेनाएं घटाने के लिए सहमति बन चुकी है और अब पूरी तरह से डेस्कलेशन होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की और वहीं इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देशों के सामान्य रिश्तों के लिए सीमा पर सेनाएं कम करना जरूरी है। दोनों देश जल्दी से जल्दी सेनाएं हटाएंगे और एलएसी का सम्मान करते हुए एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे। राजनयिक और सैनिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। इधर एलएसी पर टकराव के 3 बिंदुओं गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और गोगरा से चीन की सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हट भी चुकी है। पिछले महीने गतिरोध खत्म करने के लिए 3 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बफर जोन भी बना दिया गया था। अब चीनियों ने अपने टेंट, गाड़ियां और सैनिक गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हटा ली है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी और पूर्व डिप्लोमेट रोविंदर सचदेव हमसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं नीरज जी के पास। नीरज जी, ये डेवलपमेंट क्या कहता है? क्या ये पूरा मामला अब खत्म हो चुका? देखिए, अभी ये पूरी तरीके से कहना मतलब था कि डिप्लोमेटिकली नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन बहुत बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि वो पीछे जा रहे हैं, 1.5-2 किलोमीटर गए हैं और जाएंगे वो, क्योंकि जो बातचीत का सिलसिला हुआ है कल एनएसए के बीच में, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। और चीन को भी देखिए हकीकत तो पता है ज़मीन की कि इससे ज़्यादा एस्केलेशन की स्थिति है नहीं, और वो इस बात के लिए मजबूर है मानने के लिए, क्योंकि फंसे हुए भी हैं उनकी तरफ, उसको ऊपर काफ़ी प्रेशर है, इकोनॉमिक भी है, डिप्लोमेटिक भी है, बॉर्डर पे भी है। दूसरा, एक मौसम का बहुत बड़ा रोल प्ले है इसमें। अब वहाँ पे गलवान में बाढ़ आ रही है, अभी थोड़ा और आगे आप जाएंगे तो फिर मौसम और ख़राब होगा, फिर बर्फ़ गिरने लगेगी। तो ये ज़मीनी हकीकत है, वो भी मजबूर करती है कि आप पीछे जाएं। तो मुझे लगता है कि ये बात जितनी जल्दी उसके समझ में आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये और डीएस्केलेशन मुझे बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि धीरे धीरे मामला ये शांत हो रहा। हालांकि लॉन्ग हॉल है, बातचीत अभी लंबी चलेगी, 2 कमेटियां जो बनी हुई हैं उसमें बातचीत चलेगी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये भारत की एक तरीके से डिप्लोमेटिक विक्ट्री मैं कहूँगा कि इन्होंने इसको अपनी तरफ मनवा लिया बात जी। और जब उनकी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई तो ये भी एक बड़ी बात है। और हमारे साथ रोविंदर सचदेव, पूर्व डिप्लोमेट, जुड़े हुए हैं। सचदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है और कितना भरोसा चीन पर किया जा सकता है अभी जो बात बनी है उस पर, और कितना शक के दायरे में अभी भी चीन हमारी नजर में रहेगा? थैंक यू। देखिए, एक तो जैसे आपके सहयोगी भी कह रहे हैं, डेफिनेटली ये बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रांग डेवलपमेंट है। बट सेकेंडली, कितना भरोसा किया जा सकता है और आगे क्या होगा, मेरे ख्याल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना की टेंशन्स भारत के साथ बढ़ती रहेंगी। पर आज वाली जो डेवलपमेंट हुई है, जो बड़ी इसलिए है, मैं कहूंगा, चाइना पहले भी ऐसे करता था भारत के साथ, 2 कदम आगे आके पीछे, 1 कदम पीछे चला गया, फिर 1 कदम तो उसने हमारी जमीन कब्जा ही ली था। तो चाइना शायद इस बार भी यही कर रहा है। बट अंतर अब यह है, क्योंकि इस समय ये मुद्दा इतना हाई प्रोफाइल हो गया था भारत में, दुनिया भर में, कि पूरी दुनिया का एक तरह से कहे ना, ये टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप इस इशू पे आ गया था। तो अब अगर चाइना ने 1 कदम पीछे लिया तो कुछ तो बात होगी जो चाइना को पीछे जाना पड़ा है। तो चाइना के लिए एक तरह से ये एक्सेप्ट करना हो गया दुनिया के सामने कि शायद उसने एग्रेशन करा है। तो ये जो स्टेप है, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं इसको ऐसे भी देखूंगा कि चाइना को पॉपुलैरिटी और दुनिया क्या सोच रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। चाइना अपने हिसाब से गेम खेल रहा है। जैसे आपके सहयोगी अभी ये भी कह रहे थे कि वहां पर फ्लड्स वगैरह का भी माहौल बन रहा है, वेदर्स का भी, एक्सेट्रा। तो चाइना इस समय ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देगा तो फिर आगे आ जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं हो। तो चाइना का ये रवैया चलता रहेगा। बट यस, आज की तारीख में इट्स अ बिग स्टेप, बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि दुनिया के सामने ये आ रहा है ना कि चाइना ने 1 कदम पीछे लिया। तो डिप्लोमेटिकली चाइना बैकफुट पे गया, फिजिकली चाइना बैकफुट पे गया, क्योंकि भारत ने इस इशू को रेज किया और क्लियरली बोला कि ये आपने इंटरवेंशन करा है हमारी टेरिटरी के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचदेव साहब। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और चीन के बीच तमाम जो विवाद है वो ख़त्म हो गए और चीन दोस्त हो गया। चीन पे शक की नज़र रहेगी और लंबे समय तक ये कहानी जो है चलने वाली है, लेकिन अब वो गर्मा गर्मी शायद रुक जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कल राहुल ने पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता में कमी का सवाल उठाया था और कहा था कि जनता का पैसा घटिया सामान खरीदने में बहाया जा रहा है। वहीं आज राहुल ने व्यंग करते हुए ट्वीट किया है कि भविष्य में हार्वर्ड जिन 3 असफलताओं का अध्ययन करेगा वो होंगी कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी। इस ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करते हुए दिखाया गया है और साथ ही कोरोना का बढ़ता हुआ ग्राफ भी दिखाया गया है। ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री के खिलाफ राहुल के मोर्चे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी कभी रक्षा स्थायी समिति की एक भी बैठक में शामिल होने नहीं आते हैं और एक गैर जिम्मेदार नेता की तरह लगातार सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। खबर मौसम की। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। द्वारका के खंबालिया में 14 घंटे में 18 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश से नदी और नालों का पानी उफान पर है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त गुजरात के 4 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। कई इलाकों में सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से पानी में समा चुकी हैं। वहीं जूनागढ़ में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध के दरवाजे खोलने पड़े हैं। बांध के दरवाजे खोलते ही तेजी से पानी निकला और नीचे के इलाकों में भर गया। गुजरात के राजकोट में हालात काफ़ी ख़राब है। राजकोट की सड़कों पर जहां एक तरफ जहां भी नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वहां कोई तेज रफ्तार नदी बह रही हो। गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद ध्रोनेश्वर बांध में पानी का स्तर बढ़ गया। गिर सोमनाथ में सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई। जिधर देखो बस पानी ही पानी नजर आता है। हालात ऐसे हो गए कि सामेत नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी और पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। एक जगह तो नदी में एक गाड़ी के बह जाने की भी खबर आई है, जहां लोगों की मदद से उसमें सवार लोगों को बचा लिया गया। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन गुजरात में हालात जल्दी सुधरते नहीं दिख रहे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा, हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं। असीम, गुजरात के लिए अच्छी खबर नहीं है। मौसम विभाग ने किस तरह के अनुमान दिए हैं? देखिए, जो मौसम विभाग है उसने शनिवार को एक चेतावनी जारी की थी और कहा था कि अगले कुछ दिनों के अंदर गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश जो हो सकती है, उससे बाढ़ के हालात जो हो सकते हैं। तो उस हुआ भी वही। आज गुजरात के कई हिस्सों के अंदर बाढ़ के हालात जो हो बन गए हैं। खासतौर पर द्वारका में, जहाँ पे खंबालिया में 487 mm के आसपास की बारिश हुई है, वहाँ पर पूरा इलाका जो है उसके अंदर पानी जो है भर गया है और बाढ़ जैसे हालात जो है वहाँ दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अब ये भी चेतावनी जारी की कि अगले 2 दिन तक ये बारिश जो है जारी रह सकती है। खासतौर पर जो गुजरात है उसका सौराष्ट्र रीजन और कच्छ रीजन, इन दो रीजन्स के अंदर जो है भारी बारिश जो है उसकी चेतावनी जो है जारी की है। खासतौर पे कि जो कृषि की जो भूमि है या फिर सड़कें हैं वो बाढ़ के अंदर जो है आ सकती हैं। खासतौर पे कि जो बारिश है वो अगले 2 दिन तक जो है ज़बरदस्त जो है होने वाली है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एक एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी लगा दी है ताकि किसी तरह से कोई अगर एक्सीजेंसी आए तो उसको निपटा जो है वो जा सके। लेकिन फिर भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 2 दिन गुजरात के कई जो गुजरात कच्छ है और सौराष्ट्र है वहाँ पे भारी बारिश का पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग ने ऑलरेडी दे दिया है। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। तो गुजरात के लोगों के लिए एक अलर्ट है, सावधान रहें। और गुजरात में बारिश से हालात ख़राब है, लेकिन मुंबई में अलर्ट के बावजूद बारिश नहीं होने से हाई टाइड का खतरा टल गया है। मुंबई में हाई टाइड के चलते समुद्र के में ज़बरदस्त हलचल और बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिली। जायजा लिया हमारे संवाददाता दिवाकर ने। मुंबई में हाई टाइड के चलते समुद्र में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मरीन ड्राइव इलाके में। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं समुद्र के पानी में किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की हलचल है और बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठनी समुद्र में शुरू हो गई है। ये तस्वीर खूबसूरत है लेकिन खतरनाक है। और इसी तरह की तस्वीर देखिए जब पानी आप जो है इतनी देखिए, ये तस्वीर आपको रेयरली देखने को मिलती है, खास तौर पर जब हाई टाइड होता है। और आज 4.62 मीटर का हाई टाइड जो बीएमसी ने बताया है, उसके चलते मुंबई के समुद्र में इस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन ये हलचल खतरनाक है, क्योंकि अगर मुंबई में बारिश इस वक्त होती है
तो फिर मुंबई के लो लाइन इलाके में पानी भर जाएगा, क्योंकि समुद्र जो है अपने अंदर पानी लेने के बजाय बाहर फेंकता है। और यही वजह है कि जो है मुंबई के लिए थोड़ी गनीमत की बात यही है कि बारिश नहीं हो रही है, और बारिश ना होने के चलते जो है थोड़ी राहत है। तो कहीं बाढ़ तो कहीं टिड्डियों का आतंक। जी हां, देश में टिड्डी दल ने भी आतंक मचा रखा है, जिससे निपटने के लिए सरकार ने अब एयरफोर्स की मदद लेनी शुरू की है। टिड्डी दल पर स्प्रे के लिए M17 हेलीकॉप्टर, बेल हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी खबर जानते हैं असीम मनचंदा के पास चलते एक बार फिर से। असीम, किस तरीके से टिड्डियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं? देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल टिड्डी दल का अटैक जो है काफी बड़ा है और ये काफी तेजी से फसलों को नुकसान जो है वो पहुंचा रहा है। तो ऐसे में इनकी रोकथाम के लिए सरकार जो है एयरफोर्स की मदद जो है वो ले रही है। एयरफोर्स के M17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है टिड्डी दल के ऊपर कीटनाशक स्प्रे करने के लिए जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार जो है करीबन 3 बेल हेलीकॉप्टर और 12 ड्रोन के जरिए कीटनाशक का स्प्रे जो है इनके ऊपर कर रही है। 200 टीमें जो है इनकी रोकथाम के लिए जो है वो लगाई गई है। ये शहर शहर जाकर के इनको ट्रैक जो है वो कर रही है और इनके ऊपर स्प्रे जो है वो किया जा रहा है। 3 राज्यों के अंदर अब टिड्डी दल का अटैक जो है वो फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फसलों को नुकसान जो है वो पहुंचा रही है। राजस्थान के 7 से 8 जिले, मध्य प्रदेश का झांसी और उत्तर प्रदेश में महोबा जिला जो है इसकी चपेट में। महोबा में गन्ने की फसल को नुकसान जो है वो भी पहुंचा रही है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि अब तक 2.5 लाख एकड़ के ऊपर स्प्रे जो है वो किया गया है और अभी तक जो टिड्डी दल है वो किसी भी बड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने में जो है कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन अब मानसून का ऑनसेट जो है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में टिड्डी दल का अटैक जो है वो काफी बढ़ने का खतरा है। तो सरकार जो है इसको लेकर के पूरी तैयारी जो है वो कर रही है और अब एयरफोर्स की मदद जो है वो भी ली जा रही है। तो सरकार को उम्मीद है कि आने वाले 4 हफ्ते के अंदर इनकी रोकथाम जो है वो पूरी कर ली जाएगी। शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली और आज के उछाल में निफ्टी ने 10,800 के स्तर को पार भी किया, जो पिछले 4 महीनों का उच्चतम स्तर है। निफ्टी बैंक के भी सभी 12 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है। आज के सेशन का पूरा हाल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, ये बताइए कि आज क्या रही बाजार की हाइलाइट्स? देखिए, पहले निफ्टी कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज M&M, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी थी। इसके अलावा बिकवाली आई गेल के अंदर, बजाज ऑटो में, HDFC में और साथ साथ विप्रो के अंदर भी कुछ हद तक दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के लिए आज एक बेहतरीन दिन रहा। BHEL के लिए जोरदार तेजी आज के सत्र में आई, 40 का लेवल भी इसने पार किया। इसके अलावा SRF, अशोक लेलैंड, कमिंस जैसे कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में बैंक ऑफ इंडिया, आइडिया, ग्लेनमार्क और IB हाउसिंग कुछ नाम जहां पर आज प्रेशर रहा। F&O का भी टॉप गेनर आज BHEL ही रहा। इसके अलावा M&M, बजाज फाइनेंस और SRF यहां पर भी आज के सत्र में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। F&O लूजर्स में लुपिन, टोरेंट फार्मा, आइडिया और मैरिको में कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में क्रिएट हुआ। इसके अलावा PSUs में कोई भी कंपनी उठा लीजिए, चाहे आप BHEL हो, भारत डायनामिक्स हो, HCL हो, कोचिन शिपयार्ड हो, सब में ही चौतरफा खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ ऑटो से M&M, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, मारुति, कुछ ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी रही। इसके अलावा आज खबरों के आधार पर ITC एक्स डिविडेंड के बाद कुछ हद तक प्रेशर यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा धामपुर, ICICI बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कुछ और ऐसे नाम जहां पे खबरें और खबरों का असर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक क्रूशियल शुरुआत, एक जोरदार शुरुआत तो जरूर हुई इस हफ्ते की। देखना होगा आगे किस तरह से मार्केट मूव लेता है। शुक्रिया सुमित। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन 8 जुलाई से महाराष्ट्र में होटल और लॉज खुलेंगे। क्या होंगे नियम, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब कोरोना अपडेट। देश में अब तक कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। वहीं टोटल नंबर की बात करें तो देश में अब तक लगभग 7 लाख मरीज हो चुके हैं। कोरोना के जुड़े हुए अपडेट लेकर हमारे साथ है दीपाली नंदा दिल्ली से। दीपाली, पहले ये बताइए कि देश के बड़े बड़े अपडेट्स क्या हैं आज कोरोना के?
देखिए, जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही कि अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 24,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ऐसा लगातार दूसरे दिन देखने को मिला है। अगर कुल मरीजों की बात की जाए तो 7 लाख के करीब ये संख्या पहुंच गई है और करीब 19,500 लोगों की मौत अब तक इस वायरस से हुई है। दूसरी तरफ ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने इस वायरस को मात दी है तो इन लोगों की संख्या अभी 4.5 लाख के करीब है। यही जो रिकवरी रेट है उसमें इंप्रूवमेंट दिखाता है, जो कि अब 60% का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो कई 4 से 5 राज्य हैं जहां पर ये खतरा लगातार मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। एक जो बड़ा अपडेट वो ICMR की तरफ से दिया गया है कि अब तक पूरे देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 का टेस्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ एक ग्लोबली अगर देखा जाए कि भारत कहां पर स्टैंड कर रहा है तो अब भारत की जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर पर आ गई है, उसमें जो कि एक सूची है जिसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे देश है जहां पर कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। तो उस सूची में भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर आ गया है। तो लगातार नंबर जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर सरकार की चिंता इसी बात को लेकर है कि किस तरह से जिन राज्यों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर काबू पाया जाए। तो दीपाली, दिल्ली पर भी लोगों की नजर है क्योंकि वहां केसेस भी ज्यादा। दिल्ली की बड़ी खबरें क्या है आज की? देखिए, दिल्ली में अगर कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो काफी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर जो कुल मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज अब राजधानी दिल्ली में हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार लगातार सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ बात कर रही है, 24 घंटे पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है। और साथ ही साथ एक आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, तो उनका ये कहना था कि जून के मुकाबले अभी तक अगर जुलाई के पहले 5 से 6 दिनों को देखा जाए तो स्थिति नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम अगर नंबर्स की तरफ ध्यान दें तो उसमें उछाल लगातार जारी है। यहां पर मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगी कि कोविड-19 सेंटर बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जोन्स में कई होटल्स के साथ टाई अप किया था हॉस्पिटल्स को। वहां पर जो लोग मॉडरेट सिम्टम्स हैं जिनमें उन्हें एडमिट कराया गया था। ऐसे ही साउथ वेस्ट में 4 होटल है जिन्हें अब हॉस्पिटल्स के साथ डीलिंग कर दिया गया है। ये 4 होटल पिकाडिली, वेलकम, प्राइड प्लाजा और विवांता जैसे होटल्स हैं। यहाँ पर जो पूरी कैपेसिटी है वो 900 बेड्स की थी, लेकिन सिर्फ 25 ही बेड्स थे जहां पर मरीज मौजूद थे। ऐसे में जो होटल्स का ये दावा था कि उन्हें काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि ऑक्यूपेंसी काफी लो है। इसी के मद्देनजर साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के DM ने ये फैसला लिया है कि अब इन 4 होटल्स को हॉस्पिटल से डीलिंग कर दिया जाएगा। शुक्रिया दीपाली। और अब महाराष्ट्र और मुंबई का अपडेट लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए मुंबई के बड़े अपडेट्स क्या हैं? आज सुनने में आया है कि होटल और गेस्ट हाउस खोलने की इजाजत मिल गई है। बिल्कुल, मुंबई के अगर बजट की बात करें तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर में कोरोना काफी तेजी के साथ फैल रहा है और पूरे महाराष्ट्र भर में 2 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और उसके साथ साथ 11 लाख टेस्ट कराए जा चुके हैं और लगातार टेस्ट कराए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, आज महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी लॉजिंग, बोर्डिंग और होटल्स हैं 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक सभी खोले जाएंगे, लेकिन उसमें भी सिर्फ 35 से 36% तक ही गेस्ट रखने की अनुमति होगी। लेकिन तो उसके साथ साथ बहुत सारे उस पर नियम लगाए गए हैं कि ऐसे लोगों को ही एंट्री दी जाएगी जो असिम्टोमेटिक होंगे, यानी बिना लक्षण के लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। साथ ही साथ हर गेस्ट को जो SOP है, गाइडलाइन है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना और सारी चीजें, वो सारी चीजों का फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही होटल में एंट्री मिलेगी। तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज है कि लगातार इसको लेकर के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो न करने के कारण महाराष्ट्र भर में करीब 1.5 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और उन मामलों पर और एक महत्वपूर्ण अपडेट बताना चाहूंगा कि तो इजाजत मिली है। केसेस अभी भी बहुत हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। इतने सारे केसेस के बीच अगर होटल्स खोलने की इजाजत मिली तो कुछ लॉजिक होगा और सारे SOPs फॉलो करने होंगे।
और इधर 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने हवा के जरिए कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बताया है। इन वैज्ञानिकों ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो अपनी सिफारिशें बदलें। ज्यादा जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए क्या कहती है इनकी रिसर्च और WHO से क्या मांग की है इन लोगों ने? जी, ये पहली बार नहीं है कि कोरोना वायरस के एयरबॉर्न होने की बात कही गई है, लेकिन ये पहली बार जरूर है कि इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने इस बात को रखा है। WHO को चिट्ठी लिखी है। दुनिया भर के 32 देशों के 240 के लगभग वैज्ञानिकों ने ये चिट्ठी लिखी है और WHO से कहा है कि उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है, यानी वो हवा में फैलता है और हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं, ड्रॉपलेट्स जिसे कहते हैं, जो मुख्य कैरियर होते हैं कोरोना वायरस के, वो काफी समय तक मौजूद रहते हैं और सिर्फ खांसने और छींकने के दौरान नहीं बल्कि सांस लेने से भी ये बाहर निकलते हैं और करीब एक कमरे की दूरी के बराबर तक वे ट्रैवल कर सकते हैं। ये दलील दी गई है और इसके लिए सबूत भी दिए गए हैं। जो तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं वैज्ञानिकों के, ये बहुत जल्दी एक रिसर्च पत्रिका में पब्लिश होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चिट्ठी बाहर आ गई है और इस चिट्ठी में WHO से अपने रिकमेंडेशंस को बदलने के लिए कहा गया। हालांकि WHO अब तक इस संभावना से इनकार करते आ रहा है। WHO की तरफ से जो बयान आया है उसके मुताबिक उनके पास इस तरह की बात पहले भी आ चुकी है, लेकिन उन्होंने तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है। लेकिन ये पहली बार है, इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने इस बात को लिखा है, तो कहीं ना कहीं इस बात को दोबारा से अब WHO को विचार जरूर करना होगा। शुक्रिया रोहन। और एक और अहम खबर, आपके घरों के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने में लंबा वक्त लग सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद की वजह से ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों से देश में बने स्मार्ट मीटर्स ही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक किसी तीसरे देश की कंपनी को मिले टेंडर में भी चीन की भूमिका की जांच की जा रही है। मौजूदा सख्ती से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतों में भी 20 से 25% का इजाफा हो सकता है। बता दें कि स्कीम के तहत 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर आज YouTube समेत अन्य प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर दिया गया। इस ट्रेलर को दर्शकों की तरफ से शानदार और इमोशनल रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म जॉन ग्रीन के नॉवल फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर आधारित है। सुशांत की ये फिल्म इसी महीने की 24 तारीख को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होगी। इस संकट के वक्त में तेज और सटीक जानकारी बहुत ज़रूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है मार्केट डाटा के साथ। यहाँ आपको निवेश के ज़बरदस्त आइडियाज़ भी मिलते हैं, वो भी रोज़ाना सिर्फ ₹1 में। तो कूपन कोड याद रखिए PRO365 और तुरंत सब्सक्राइब करिए, लेकिन नियम और शर्तें लागू होंगी, ध्यान रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।